राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने 2 नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने के अनुरोध करने वाली अर्जियां खारिज कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 31 मार्च को सरकारी कामकाज के लिए शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है। रंगभरी एकादशी के मौके पर देश भर के मंदिरों में खास होली का आयोजन किया गया। इस बेहद शुभ मौके पर प्रभु श्री राम का फूलों से श्रृंगार किया गया, उन्हें अबीर गुलाल लगाया गया। इसके साथ ही अयोध्या में होली की शुरुआत हो गई। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय परिसर में एक नए सहायता डेस्क और मीडिया एनक्लोजर का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु की राज्यपाल RN रवि को राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में DMK नेता के पोनमुडी की नियुक्ति की अनुमति नहीं देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई को केंद्र सरकार के व्यवसाय से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के लिए आधिकारिक तथ्य जांच निकाय के रूप में अधिसूचित करने के केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की घोषणा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सहभागिता कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्रोग्राम के प्रतिष्ठित प्रतिभागियों के बीच होना बेहद खुशी की बात है। इनस्टेप गहन महत्व के रणनीतिक मामलों पर वैश्विक सहयोग और साझा समझ को बढ़ावा देने वाली एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में NDC नई दिल्ली में इनस्टेप 2 सप्ताह की रणनीतिक भागीदारी 21 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 8 भारतीय अधिकारियों की भागीदारी के साथ एक समयबद्ध सहयोगात्मक प्रयास है। I welcome you all to Rashtrapati Niwas for this very significant interaction. I am grateful to the NDC for so organizing it. Absolute delight to be amongst distinguished participants of inaugural International Strategic Engagement Program. Friends, Bharat is home to 1/6 of humanity. With its civilizational ethos of peace and harmony, coupled with the constitutionally structured functional democracy at all levels, is an obvious pacemaker for global peace. In step 2-week strategic engagement at NDC, under the aegis of National Security Council Secretariat, Ministry of External Affairs, and Ministry of Defense, is a timely collaborative endeavor with such a magnificent participation of delegates from 21 countries and 8 Indian officers. I gather that the NDC and Vivekananda International Foundation have thoughtfully curated this much needed, insightful program in strategic domain. Over 2 weeks of seminars and interactive sessions would for sure be rewarding, a significant occasion to explore a diverse array of topics from geopolitical dynamics and security challenges to diplomatic negotiations and conflict resolution strategies. Friends, global peace and security are fundamental to growth. Peace is best secured from position of strength. Ever preparedness for war is safest passage to peaceful environment. There has been over the years sea change
in security concerns and methodology to address the same. Gone are the days of conventional warfare and security threats. Now, technological advancement and onslaught of disruptive technologies have direct bearing on all issues concerning security. Conflagrations in any part of the world turn out to be a global challenge. They are no longer localized. Resolutions can emanate only from collaborative endeavors. Isolation approach is now behind us, a matter of the past. In such a fast-changing geopolitical and strategic scenario, this knowledge exchange will play a pivotal role. It will help understand and address contemporaneously intricate geopolitical landscape and challenges. Nothing can be more soothing and wholesome than leveraging connectedness with people who are in seats of decision making. This connectivity will generate seamless energy to take on the problems that are writing on the wall at the moment. World today is grappling as never before with existential challenges in the shape of multitude of complex issues, climate change, pandemics, terrorism, cyber threats, and organized disruption of global order on space, sea, and land, and more. Compounding these challenges is the rapidly evolving realm of information dissemination, free fall of information, where social media is revolutionizing how narratives are shaped and interactions occur. Sinister designs with pernicious motivations are set at float in a manner that machine learning becomes very relevant. These are the issues you all will be grappling. I don't wish to delve deep into them. But navigating these challenges swiftly, adeptly, to drive positive change has become imperative for constructive and resilient global cooperation. चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। वहीं अब कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज करने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम को अवैध व असंवैधानिक कहा, उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में चुनाव न लड़ पाएं। खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है और सच्चाई जल्द सामने आएगी। वहीं उन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाओं से अपील की कि वह बिना किसी रोक टोक के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने दे ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े। किस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो, क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी। लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो
हमने पहले से बनाया था। नेहरू जी से लेकर हम 89 और बाकी के लोग भी, जब इवन वाजपेयी थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है? मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया है। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है? दूसरा, इसकी टाइमिंग देखिए, 2017-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल 1 महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले ये काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है, इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये केवल हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये आप लोगों की भी लड़ाई। अगर आप इसके अंदर हमारे को समर्थन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कई नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया जाना, देश का अकाउंट फ्रीज किए जाना कैसे होगा। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हर साल अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है और कांग्रेस ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है, ये तो कमाल है भाई। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो हम क्या करें, तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक
कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में, तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ये है सेक्शन 13A। लेट मी रिपीट, 6/7/21 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ऑर्डर पास हुआ कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था। तो रिटर्न फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन खत्म हो गया। एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड। और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है। कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बट देयर इज ए इनबिल्ट मैकेनिज्म। तो उसका टैक्स का प्रोसेस है। आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं किया आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब इनको पेनाल्टी लगी तो ये सीआईटी अपील के यहाँ गए, ये स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर ये गए सीआईटी के यहाँ, कमिश्नर अपील के यहाँ, वहां भी रिजेक्ट हो गया। इनका देखा गया 135 करोड़ टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऐड किया गया। फिर आईटीएटी जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, उन्होंने इनका स्टे एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया। 13 मार्च को क्या कहा जरा वो हम बताना चाहते हैं। कोर्ट रिमार्क that it was badly handled matter and somebody from the Congress office went to sleep right from 2021. Merely because someone chose to wake up and put you on notice in February will not change those facts. फिर कोर्ट ने बाकी किया, इनका लंबा ऑर्डर है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई है। राहुल गांधी जी, आज आपने अपनी प्रेस में इसको क्यों छुपाया? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपके? तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है। अभी बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने यह समझाया कि किस प्रकार, जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर, इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। हम आश्चर्यचकित हैं, रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग। कभी कभी 2 दिन 3 दिन जब सीसी की मीटिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं। जब हम 10 बजे सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 रैलियां समाप्त हो चुकी। जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे जाकर के हम 2-1 दिन में थक जाते हैं, हर दिन का रूटीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है 4 बजे जाना, 6 बजे कहीं और पहुंच जाना, 9 बजे लोगों के बीच में रहना और फिर 4 बजे तक यहां कार्यालय में बैठक करना। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पसीना और मेहनत, पी से पसीना, एम से मेहनत। पसीना बहाया है मोदी जी ने, मेहनत की है मोदी जी ने। जीत पसीना और मेहनत की होती है, पीएम ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मार्बल आर्ट गैलरी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ फर्नीचर, प्रेशियस स्टोन मैन्युफैक्चरर मार्बल टेबल उपलब्ध है। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टेलस्टार सिस्टम्स की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टेलस्टार सिस्टम बिलीव्स इन कनेक्टिंग पीपल।
इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका, राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। सीएम धामी ने चंपावत और लोहाघाट विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता संवाद एवं होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सभी को होली की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि इस बार की होली विशिष्ट है, देश के अंदर समानता लाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। आज भारत तेजी से दुनिया के मानचित्र पर अपना स्थान बना रहा है। होली मिलन समारोह जिसमें हमारे पूरे जनपद के सभी स्थानों से आए हुए हमारे सभी होलियार, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं आज होली के इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके बीच में आकर मैं अभिभूत हूँ। इतना शानदार कार्यक्रम, इतना शानदार होली का गायन हमारी बहनों ने किया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया, साथियों ने किया। मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूँ। ये काली कुमाऊं का जो होली है वो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध होली के नाम से, प्रसिद्ध होली जो खड़ी होली के नाम से पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। और ये हमारी संस्कृति है जो हमको हमारे बुजुर्गों से मिली है, हमारे पितरों से मिली है, हमारी जो पहले की हमारी पीढ़ी है जिन्होंने हम सबको जन्मने का काम किया है, हम सबको दुनिया दिखाने का काम किया है, उनकी विरासत है। इस विरासत को बहुत संभाल कर, सजोकर इसका संवर्धन भी करना है, इसका विकास भी करना है। और जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली नई पीढ़ी, वो इसके महत्व को, इसकी हमारी संस्कृति को भली भांति समझे। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। ये होली है और होली में हम गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरे उत्तराखंड में कहीं बैठ के होली होती है, कहीं खड़ी होली होती है, कहीं रंग की होली होती है। तो अलग प्रकार की होलियां मनाने का हमारा त्योहार है। तो ये बहुत सुंदर आयोजन है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और इस बार की होली बहुत विशिष्ट होली है। देश के अंदर समानता लाने के लिए, देश के अंदर विकसित भारत बनाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज रात दिन परिश्रम किया जा रहा है। अपने को, अपनी तपस्या जो कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए, भारत अग्रणी देश बने, दुनिया का नेतृत्व करे, ऐसा भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इतना परिश्रम किया है 10 सालों में। जो ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तेजी से आज दुनिया के मानचित्र में अपना स्थान बना रहा है। मैं भी बीच में, आप सबको पता है, देहरादून में हमने पूरे दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने के लिए हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया। और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के कार्यक्रमों के कारण से, लोगों को आमंत्रित करने के कारण से उत्तराखंड पूरी दुनिया में जाए। उत्तराखंड की विशेषता क्या है, उत्तराखंड क्यों आना चाहिए, उत्तराखंड में आप क्या क्या कर सकते हैं। जब मैं ये बताने के लिए मैं इंग्लैंड गया, लंदन गया, बर्मिंघम में गया, मैं आबू धाबी और दुबई गया, तो मैं सच बताऊं, एक भारतीय होने के नाते जिस प्रकार हमारे देश की प्रशंसा कर रहे थे, जिस प्रकार से जो G20 का आयोजन
हमारे देश के अंदर हुआ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही थी और कह रहे थे कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे देश के लोग कर रहे थे जिन्होंने वर्षों वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया है। अभी चुनाव भी आने वाला है, चुनाव के बीच में भी अब चूंकि पूरे प्रदेश में जाना है, हो सकता है आपके बीच में कहीं आना भी होगा। मैं आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आपने पिछली बार मुझे 94% मतों का आशीर्वाद देकर मेरी ऊर्जा को बढ़ाया था, मेरा प्रोत्साहन किया था। इस बार भी मैं आप सबसे अपील करता हूं, इस होली के त्योहार में हमें संकल्प लेना है कि मोदी जी को 2014 से भी ज्यादा, 2019 से भी ज्यादा, 2024 में उनको इतना समर्थन देना है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को विकसित भारत बनाने की ओर और तेजी से आगे बढ़ाएं। आपके वरिष्ठ नेता और मंत्री अतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अतिशी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दिल्ली पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और मामले को 22 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ईडी के समन्स के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट गए। ईडी ने अपनी पूरी वकीलों की एक लंबी सी लाइन खड़ी कर दी। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि किस आधार पे आप समन्स भेज रहे हैं। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और आखिरकार कोर्ट ने ईडी को बोला कि अगर कोई कागज है तो कागज दिखाओ, तभी मैं इस एप्लीकेशन को डिसमिस करूंगा। ईडी कागज भी लेकर आई। हियरिंग से अपने कमरे के अंदर जाके दोनों जजों ने ईडी के कागज भी देखे और ईडी के कागज देखने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस करने से मना कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशन को होल्ड किया और उन्होंने इस इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन पर ईडी को नोटिस दिया और 22 अप्रैल की तारीख दी। तो ईडी के पुरजोर विरोध के बावजूद भी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को, समन्स खारिज करने की एप्लीकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेट असाइड नहीं किया। उन्होंने इस पर नोटिस दिया है और वो इस पर सुनवाई करेंगे और पूरे मैटर को एग्जामिन करेंगे। आज मैं ईडी से ये पूछना चाहती हूं कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को ना सीबीआई को सैकड़ों अफसर लगाने के बाद 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसके नेताओं पर केस होने के बावजूद, रेड होने के बावजूद, समन्स आने के बावजूद और कई नेताओं के जेल जाने के बावजूद हम इस लड़ाई में डटे हुए हैं। ये कहते हैं अपने प्रेस रिलीज में कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मैं आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि अगर आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो खुल के हमसे राजनीतिक मुकाबला करिए, जमीन पर उतरिए, दिल्ली की सड़कों पे उतरिए, पंजाब की सड़कों पर उतरिए, हमारे खिलाफ कैंपेन कीजिए और हमें चुनाव में हराइए। हम दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए और इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।